हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को यूज ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन में सबसे पहले हम बिसाइड या बिसाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जहाँ बिसाइड का तात्पर्य के बगल में होता है और बिसाइड्स का तात्पर्य के अतिरिक्त होता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है, द काऊ वाज ग्रेजिंग बिसाइड द रोड। गाय सड़क के बगल में चर रही थी। ठीक है ना, ત્યાં बिसाइड का मतलब के बगल में हुआ और गाय जो है सड़क के बगल में ही चल रही थी। ठीक है ना, ત્યાં बिसाइड का तात्पर्य के बगल में लगाएंगे। और दूसरा एग्जांपल है, बिसाइड्स दिस आई वांट ए बुक। इसके अतिरिक्त मुझे एक किताब चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड्स में बिसाइड में यस लग गया है तो बिसाइड्स हो गया और इसका मीनिंग जो होगा के अतिरिक्त होगा। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं विथ एंड बाई पे। विथ आइए जानते हैं विथ और बाई होता क्या है। तो विथ का तात्पर्य से के अर्थ में लिया जाता है। जबकि किसी निर्जीव की सहायता से कोई कार्य किया जाता है तो उस निर्जीव के पहले वित्त का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो वित्त का तात्पर्य यहाँ किससे लिया जाएगा, से लिया जाएगा। और जब किसी निर्जीव की सहायता से कोई कार्य किया जाता है तो उस निर्जीव के पहले वित्त का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ बाई का तात्पर्य भी से लिया जाता है। और जब किसी सजीव द्वारा किसी कार्य को करने में किसी साधन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो उस साधन के पहले बाई का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है, तभी विथ और बाई का तात्पर्य जो है दोनों का तात्पर्य से के अर्थ में ही लिया जाता है। लेकिन यदि किसी निर्जीव की सहायता से कोई कार्य किया जाएगा तो विथ का प्रयोग होगा। और किसी सजीव द्वारा, ठीक है ना, किसी सजीव द्वारा किसी साधन का उपयोग करके कार्य किया जाएगा तो उस साधन का पहले बाई का प्रयोग कर लेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, आई एम राइटिंग ए लेटर विद द पेन। ठीक है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ किसके साथ, पेन से। ठीक है ना, तो यहाँ मैं पेन से एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे यह व्यक्ति जो है किसी निर्जीव साधन यानी पेन का इस्तेमाल करते हुए कोई कार्य कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसके पहले विथ का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा करा, राम इज गोइंग टू GKP बाई बस। राम गोरखपुर को जा रहा है बस से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए राम जो है सजीव है और यह जो है बस जो है साधन है, इसका प्रयोग कर रहा है, इसीलिए इस साधन के पहले बाई का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के इसको लिखिएगा और एक बार पढ़िएगा, फिर इसको समझिएगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला आते हैं आप एंड फ्राम। आइए जानते हैं आप एंड फ्राम होता क्या है। ठीक है, तो आप एंड फ्राम, आप का प्रयोग फिजिकल चेंजिंग में किया जाता है, अर्थात जब किसी वस्तु से निर्मित वस्तु अपनी पूर्वावस्था में परिवर्तित की जा सके तो उस वस्तु के पहले आप का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु से हमने दूसरी वस्तु बना लिया। ठीक है, फिर उस वस्तु को उसके पूर्वावस्था में बदल देंगे तो उसके पहले क्या है, आप का प्रयोग करेंगे। आपका जैसे कोई पानी है, पानी को हमने बर्फ़ बना दिया, फिर बर्फ़ को पानी बना दिया तो उस पानी का पहले क्या है, आप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा करा, फ्राम का प्रयोग केमिकल चेंजिंग में किया जाता है। केमिकल चेंजिंग का मतलब यह है कि कोई वस्तु जो है दूसरे वस्तु में चेंज हो गई तब पुनः वह अपने पूर्वावस्था में नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो फ्राम का प्रयोग केमिकल चेंजिंग में किया जाता है, अर्थात जब किसी वस्तु से निर्मित वस्तु अपनी पूर्वावस्था में परिवर्तित न की जा सके तो उस वस्तु के पहले फ्राम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आप और फ्राम को समझना बहुत ही आसान है। जब किसी वस्तु को, ठीक है ना, जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाए फिर उस दूसरी वस्तु को उसकी पूर्वावस्था में ला दिया जाए तो उस वस्तु के पहले आप का प्रयोग करिएगा। ठीक है ना, आज जब किसी वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाए और उस दूसरी वस्तु से उसको पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सके तो उसके पहले फ्राम का प्रयोग करिएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है ना, अंगूठी सोने की बनी हुई है। तो देखिए यहाँ सोना था, पहले सोना से क्या बना दिया गया, अंगूठी बना दिया गया, लेकिन अंगूठी को अगर पिघलाएंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, इसीलिए गोल्ड से पहले आप का प्रयोग किया गया। ठीक है, दूसरा करें, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। मेरा घर ब्रिक मतलब ईंट और पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए घर जो है ईंट और पत्थर से मिलाकर क्या बन गया, घर बन गया। अगर घर को आप तोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ईंट और पत्थर ही मिलेगा, इसीलिए इसके पहले भी क्या बनेगा, आप बनेगा, आप लगेगा। तीसरा एग्जाम्पल है, पेपर इज मेड फ्राम बम्बू। कागज़ जो है बांस से बना हुआ है। ठीक है, तब यहाँ देखिए कागज़ जो है बांस से बन गया है। अब बताइए कागज़ से बांस बना पाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, इसीलिए पेपर से बांस से तो पेपर बन गया है। ठीक है, लेकिन पेपर से बांस नहीं बन पाएगा, इसीलिए इसके पहले फ्राम का प्रयोग कर देंगे। चौथा, बटर आर कर्ड इज मेड फ्राम मिल्क। ठीक है, मक्खन या दही दूध से बना हुआ है। ठीक है ना,
तो देखिए दूध से तो मक्खन या दही बन जाएगा, लेकिन मक्खन या दही से दूध बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है ना, इसीलिए इसके पहले फ्राम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अगला प्रीपोजिशन है बिटवीन, एमांग एंड अमांगस्ट। ठीक है, तो इन तीनों का तात्पर्य के बीच से लिया जाता है। तो बिटवीन, एमांग एंड अमांगस्ट का तात्पर्य जो है के बीच से लिया जाता है, इन तीनों का तात्पर्य। अब कह रहा है बिटवीन का प्रयोग किन्हीं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच। ठीक है ना, तो जो बिटवीन होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच प्रयोग किया जाता है। एमांग का प्रयोग किन्हीं दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच किया जाता है। ठीक है ना, जबकि अमांगस का प्रयोग किन्हीं दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कोई वावे लाने पर उससे पहले कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तीनों का प्रयोग बिटवीन, एमांग एंड अमांगस का प्रयोग जो है के बीच में लिया जाता है, और बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, एमांग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, जबकि अमांगस का प्रयोग किन्हीं दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए कोई वावे लाने पर उससे पहले होता है। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है सीता इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड लक्ष्मण। तो सीता राम और लक्ष्मण के बीच बैठ रही हैं। ठीक है, इसका मतलब राम और लक्ष्मण दो व्यक्ति हैं और इनके बीच में कौन बैठ रही हैं? सीता। ठीक है ना, तो इसलिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। दूसरा कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमांग द स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ एमांग क्या कहा था? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। कह रहा है इन मिठाइयों को इन बच्चों में बांट दो, यानी कि बच्चे क्या हैं? दो से अधिक हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे अमांग का प्रयोग किया गया है। अब कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स एमांगस्ट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, जब यहाँ सभी लोगों की बात की जाएगी तो उसके पहले क्या है? एमांगस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, और जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाएगी तो एमांग का, और जब सभी लोगों की बात की जाएगी ना तो यहाँ पे एमांगस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन जो है वह है एक्रास आर अगेंस्ट। ठीक है, तो एक्रास आर अगेंस्ट क्या होता है? तो एक्रास का प्रयोग इस पार से उस पार के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, तो एक्रास का प्रयोग इस पार से उस पार के अर्थ में किया जाता है। एक्रास का प्रयोग उस पार के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, और एक्रास का प्रयोग ओवर के अर्थ में भी किया जाता है। तो जो एक्रास है ना, इसका प्रयोग तीन प्रकार के अर्थ में किया जाता है। पहला इस पार से उस पार के अर्थ में, दूसरा एक्रास का प्रयोग उस पार के अर्थ में भी किया जाता है, और तीसरा एक्रास का प्रयोग ओवर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कर रहा है आई कैन स्विम एक्रास द रिवर। ठीक है ना, मैंने नदी के इस पार से उस पार तक क्या किया? तैर सका। ठीक है, मैं नदी के इस पार से उस पार तक तैर सका। माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर। ठीक है ना, मेरा घर नदी के उस पार है। देखिए एक्रास का अर्थ उस पार भी लिया जा रहा है, एक्रास का अर्थ इस पार से उस पार भी लिया जा रहा है। तीसरा देयर इज ए ब्रिज एक्रास आर ओवर द रिवर। ठीक है ना, एक नदी के ऊपर क्या बना है? एक पुल बना है। तो देखिए ओवर, एक्रास का मतलब क्या हुआ? ओवर के भी अर्थ में आ रहा है। ठीक है ना, तो एक्रास का मतलब ये तीनों के अर्थ में होता है, इस पार से उस पार और ओवर के अर्थ में। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल दिया हुआ है, तीन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब अगला कह रहा है अगेंस्ट। आइए देखते हैं कि अगेंस्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगेंस्ट का प्रयोग जो है के विरुद्ध या के विपरीत के रूप में किया जाता है। तो जो अगेंस्ट होता है ना, इसका प्रयोग के विरुद्ध या के विपरीत में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कर रहा है ही कैन स्विम अगेंस्ट द करेंट। ठीक है ना, वह धारा के विपरीत तैर सका। ठीक है ना, यानी कि वह धारा जिस रास्ते बह रही थी उस रास्ते न तैर कर उसने क्या किया? धारा के विपरीत तैरा। देखिए के विपरीत दिया ना, इसीलिए क्या अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है। दूसरा कह रहा है सी नॉमिनेटेड अगेंस्ट केजरीवाल इन दिल्ली। ठीक है ना, वह केजरीवाल के खिलाफ या फिर केजरीवाल के विरुद्ध क्या किया? दिल्ली में नॉमिनेटेड हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी के विरुद्ध आ रहा है, तो इसलिए अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है। तीसरा करा श्रेया ये अगेंस्ट माई प्रिंसिपल। ठीक है, श्रेया मेरे प्रिंसिपल के क्या है? विरुद्ध है या खिलाफ है, इसीलिए अगेंस्ट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए अगले प्रीपोजिशन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। तो आइए देखते हैं बिफोर या इन फ्रंट ऑफ क्या होता है। तो बिफोर का प्रयोग किसी सजीव के सामने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जबकि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किसी निर्जीव के सामने के अर्थ में किया जाता है। तो किसी सजीव के सामने कोई बात हो रही है तो उसके लिए बिफोर का प्रयोग, और किसी निर्जीव के सामने किसी कोई बात हो रही है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। द कन्विक्ट इज स्टैंडिंग बिफोर द जज। ठीक है ना, यहाँ देखिए जज क्या है? सजीव प्राणी है। ठीक है ना, और अपराधी क्या है? किसके सामने खड़ा हुआ है? तो जज के सामने। ठीक है ना, तो किसी सजीव के सामने क्या है? खड़ा हुआ है। कौन? अपराधी। तो जज जो है सजीव है, तो सजीव के सामने खड़ा होने पर या फिर सजीव के सामने होने पर बिफोर का प्रयोग किया जाता है।
माई कोचिंग इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ स्टेशन, ठीक है ना। तो मेरा जो है कोचिंग या संस्थान जो है वह स्टेशन के सामने है। तो यहाँ देखिए स्टेशन क्या है, निर्जीव वस्तु है, इसीलिए निर्जीव के पहले किसका प्रयोग हुआ है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो किसी सजीव के सामने के लिए बिफोर का प्रयोग करिएगा और किसी निर्जीव के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करिएगा, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन है ऑन एंड अपॉन, ठीक है। तो ऑन का प्रयोग किसी सतह पर स्थित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सतह पर है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा कर रहा है ऑन का प्रयोग दिनों के नाम एवं दिनांक से पहले भी किया जाता है, ठीक है। तो ऑन के दो रूल हैं, पहला ऑन का प्रयोग किसी सतह पर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाएगा, दूसरा ऑन का प्रयोग दिनों के नाम एवं दिनांक से पहले किया जाएगा, ठीक है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, ठीक है ना। तो यानी कि वस्तु जो है वह किस पर है, किसी सतह पर है, इसीलिए ऑन का प्रयोग हुआ है। दूसरा कह रहा है ही इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, वह मैदान पर खड़ा है, ठीक है ना। यानी कि व्यक्ति जो है किस पे खड़ा है, किसी सतह पे खड़ा है, मैदान के सतह पे, इसीलिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग हुआ है। तीसरा कह रहा है द कूली हैज ए हैवी लगेज ऑन हिज हेड, ठीक है ना। तो कूली जो है एक भारी बोझ किस पे रखा है, अपने सर पर रखा है, इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार चौथा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब कह रहा है अगला प्रीपोजिशन इन एंड इनटू। तो आइए देखते हैं इन एंड इनटू होता क्या है, ठीक है ना। तो इन एंड इनटू इन दोनों का तात्पर्य में से लिया जाता है। इन और इनटू का तात्पर्य जो होता है में के अर्थ में होता है, जबकि वस्तु पहले से ही किसी अंदर में हो, यानी कि जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, यानी किसी व्यक्ति किसी वस्तु के अंदर या किसी कमरे के अंदर या किसी स्थान के अंदर हो तो इनका प्रयोग करेंगे। जबकि जब कोई वस्तु बाहर से अंदर आता है तो उसका प्रयोग उसके पहले इनटू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है इन एंड इनटू का तात्पर्य में के अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। और जब कोई वस्तु जो है ना वह पहले से ही अंदर है, जैसे मछली पहले से ही अंदर है पानी के अंदर, तो उसके लिए इन का प्रयोग करेंगे। और जब कोई वस्तु जो है बाहर से अंदर जा रहा है, जैसे मेढक जो है बाहर से पानी में जा रहा है, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देयर इज ए फ्रॉग इन द वेल, ठीक है ना। कुएं में एक मेढक है, ठीक है ना। यानी कि कुएं के अंदर मेढक क्या है, पहले से है, इसीलिए उसके पहले इन का प्रयोग किया गया है। और दूसरा कह रहा है द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, ठीक है। मेढक कुएं में कूदा, इसका मतलब है मेढक पहले बाहर था फिर क्या किया, कुएं के अंदर गया, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इनटू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसका नोट्स बना के अगर आप समझेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। अब अगला नोट कर रहा है कि घिरे स्थान के लिए इन का प्रयोग होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल समझते हैं। ही इज इन द फॉरेस्ट, वह जंगल के अंदर है, यानी कि वह जंगल क्या है, जंगल से चारों ओर से क्या हुआ, घिरा हुआ है, यानी कि वह जंगल में है, इसीलिए उसके पहले भी इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा कह रहा समबडी इज स्लीपिंग इन द बेड, ठीक है ना। कुछ लोग बेड में सो रहे हैं, यानी कि व्यक्ति जो है बेड के अंदर बेड पे सोया हुआ है और उसके चारों ओर भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, इसीलिए इनका प्रयोग किया गया है। यानी कि घिरे स्थान के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला कह रहा है इनटू। अगला कह रहा है इनटू सतह के नीचे गति को दर्शाता है, ठीक है ना। तो कोई सतह है उसके नीचे गति या मोशन हो रहा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है द बस फेल इनटू द रिवर, ठीक है ना। बस जो है नदी में क्या किया, गिर गया, यानी कि बस पहले चल रहा था सड़क पे और सड़क से क्या किया, नदी में गिर गया, ठीक है ना। और दूसरा कर माई पेंसिल फेल इनटू द वेल, ठीक है ना। मेरी पेंसिल जो है वो कहाँ गिर गई, कुएं में गिर गई, ठीक है ना। यानी कि बस जो है गति करते हुए नदी में गिरेगा और पेंसिल भी क्या गति करते हुए नदी में गिरेगी, ठीक है ना। यानी कि जब कोई वस्तु जो है मोशन करेगा, मोशन को दर्शाएगा, ठीक है ना, तो उसके पहले भी क्या है, इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम अगले प्रीपोजिशन की तरफ आते हैं। तो अगला प्रीपोजिशन है एलांग, ठीक है। तो इसका तात्पर्य साथ साथ से होता है। जब दो व्यक्ति या वस्तु साथ साथ कार्य में हो तब इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जब दो व्यक्ति होंगे या दो वस्तु होंगे और साथ साथ कार्य कर रहे होंगे तो उसके पहले क्या है, एलांग का प्रयोग किया जाएगा उस सेंटेंस में। जैसे ही एंड हिज डॉग इज रनिंग एलांग द रोड, ठीक है ना। वह और उसका कुत्ता सड़क पर क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति हैं ना और साथ साथ क्या कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए एलांग का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब नोट 2 कह रहा है इंटर, अटैक, इनवेड, ऑर्डर, डिस्कस, कम्बैट, रिसेंबल, अवैट, कंप्राइज या रीच, इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है।
तो जब किसी सेंटेंस में इंटर, अटैक, इनवेड, आर्डर, डिस्कस, कम्बैक्ट, रिसेंबल, अवॉइड, कंप्राइज, रीच के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। जब ये सभी वर्ड जो है किसी सेंटेंस में देखिएगा तो उसके पहले क्या है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है सी इंटर द एग्ज़ाम हॉल, वह एग्ज़ाम हॉल में क्या किया, प्रवेश किया। ही रिसेंबल हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है ना, वह अपने बड़े भाई का क्या किया, सम्मान किया। ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड अगर किसी सेंटेंस में देखिएगा तो उसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग मत करिएगा। ठीक है ना, तो अगला प्रीपोजिशन है टू और फ्रॉम। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु या स्थान से जुड़ता है तो उस वस्तु या स्थान के पहले टू का प्रयोग करते हैं, तथा जब कोई वस्तु किसी वस्तु या स्थान से अलग होता है तब से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है ना, तो जब कोई वस्तु किसी स्थान से जुड़ेगा तो उस स्थान से पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और जब कोई व्यक्ति जो है किसी स्थान से क्या करेगा, अलग होगा, तो उसके पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पहला है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यानी कि मैं स्कूल जाऊँगा तो स्कूल से जुड़ जाऊँगा। ठीक है, इसीलिए स्कूल से पहले टू का प्रयोग किया गया है। दूसरा करा आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी कि मैं जब जाऊँगा तो दिल्ली पहुँच जाऊँगा, दिल्ली से जुड़ जाऊँगा, इसीलिए दिल्ली से पहले टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है द बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, ठीक है ना, लड़का छत से गिर गया, यानी कि लड़का पहले छत पे था, छत से जुड़ा था, अब छत से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब छत से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए द रूफ के पहले किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। अब आते हैं आन, अपान, ओवर एंड एबव। ठीक है ना, इन सबका तात्पर्य पर या ऊपर होता है, आन का भी, अपान का भी, ओवर का भी और एबव का भी, इन सबका तात्पर्य पर या ऊपर होता है। ठीक है, और जब कोई वस्तु धरातल से सटी हुई हो, यानी जब कोई वस्तु धरातल से सटी हुई, ठीक सटी हुई उसके ऊपर हो, अर्थात किसी सतह पर स्थित हो, तब आन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जैसे देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, ठीक है ना, एक किताब मेज पर है, यानी कि किताब जो है मेज से सटा हुआ है, इसीलिए आन का प्रयोग करेंगे। दूसरा कह रहा है जब वस्तु को धरातल के पीछे गति हो, ठीक है, जबकि वस्तु जो है धरातल पर हो और धरातल पर क्या कर रहा है, गति कर रहा हो, तब अपान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कह रहा है द मंकी जंपिंग अपान द कार्ड, ठीक है ना, बंदर चारपाई पर क्या कर रहा था, कूद रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि बंदर और चारपाई के बीच जो है क्या संपर्क है, और वो किस संपर्क में है, गति के संपर्क में। ठीक है, तीसरा कह रहा है जब कोई वस्तु धरातल से ठीक ऊपर स्थित हो तब ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे जब कोई वस्तु जो है धरातल से ठीक ऊपर होगा तो उसके पहले क्या है, ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है ना, नदी के ठीक ऊपर क्या है, एक पुल है, यानी कि नदी के ठीक ऊपर पुल है, इसलिए ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, चौथा जब कोई वस्तु धरातल से अधिक ऊंचाई पर है तब एभव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, जब कोई वस्तु जो है धरातल से बहुत ऊंचाई पर है, ठीक है ना, तो उसके पहले क्या है, एभव का प्रयोग करेंगे। जैसे द एरोप्लान वाज फ्लाइंग एभव माई हेड, ठीक है ना, हवाई जहाज मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा था। ठीक है, यानी कि सिर के ऊपर का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे सिर के जस्ट ऊपर से, यानी कि बहुत ऊपर था लेकिन ठीक सिर के ऊपर था। ठीक है, इसीलिए एभव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार आपने आन, अपान, ओवर और एभव का प्रयोग सीख लिया। ठीक है ना, आप नोट्स बनाइएगा और इसको फिर समझिएगा तो ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, अब अगला नोट क्या कह रहा है, तो कह रहा है निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई निश्चित समय है तो उसके पहले सिंस का प्रयोग, और कोई अनिश्चित समय है तो उसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सिंस और फॉर को कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो सिंस किसके पहले प्रयोग होगा, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे। ठीक है ना, यह निश्चित समय है, दिन का नाम भी निश्चित है, महीनों के नाम भी निश्चित है, सन भी क्या निश्चित है, सुबह, शाम, दोपहर, तीजर, आधी रात, अगला, पिछला और मौसम, ये सभी चीज़ें जो होती हैं निश्चित होती हैं, इसीलिए इनके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे घंटे की बात हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, निश्चित नहीं होता है, दिनों, 4 दिनों, 10 दिनों, महीनों, 4 महीनों, 8 महीनों, वर्षों या साल, 4 वर्षों, 8 वर्षों। ठीक है, तो इनके पहले किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है ना, अब अगला कह रहा है इन एन एट। इन एन एट होता क्या है, ठीक है, तो किसी बड़े शहर में रहने पर उस शहर के नाम के पहले इन का प्रयोग करेंगे और छोटे शहर के नाम के पहले ऐड का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो जब किसी कोई बड़ा शहर आ रहा है तो उस नाम के पहले इन का प्रयोग करिएगा, जब कोई छोटा शहर आ रहा है तो उसके पहले ऐड का प्रयोग करेंगे। जैसे सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। दूसरा सी लिव्स एट निचलौल, वह निचलौल में रहती है। ठीक है, तो यहाँ मुंबई बड़ा शहर है इसलिए इसके पहले इनका प्रयोग हुआ है, निचलौल छोटा शहर है। ठीक है ना, इसलिए इसके पहले ऐड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब अगले प्रीपोजिशन पे आते हैं अंडर एंड बेलो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अंडर एंड बेलो का
यूज कैसे होता है, ठीक है। कर अंडर ओवर का अपोजिट होता है, जैसे ओवर का मतलब था ठीक ऊपर था, ठीक है ना, यानी कि बहुत ऊपर था, उसी प्रकार अंडर का मतलब हुआ कि ठीक नीचे लेकिन बहुत अधिक नीचे, ठीक है ना। जबकि बेलो एभव का अपोजिट होता है, ठीक है। तो कह रहा द मैन इज अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे है, ठीक है ना, यानी कि पेड़ के ठीक नीचे है, इसीलिए अंडर का प्रयोग हुआ है। रीड द बेलो लाइन, ठीक है ना, नीचे की लाइन को पढ़िए, इसका मतलब है कि जो नीचे की लाइन दी हुई है उसके पहले क्या है, बेलो का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो अंडर जो है ओवर का अपोजिट होता है और बेलो जो होता है एबव का अपोजिट होता है। अब कह रहा है यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई इंटरगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए यह वाक्य दिया है, ठीक है ना, और इसका जो सब्जेक्ट होगा वह इंटरगेटिव प्रोनाउन होगा, तो जो प्रीपोजिशन होगा ना उसका प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए इस वाक्य में किया गया है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। दूसरा कह रहा है वेयर वाज द किंग दशरथ किंग ऑफ, देखिए यह भी प्रीपोजिशन है, लास्ट में प्रयोग हुआ है। तो इसके कहने का मतलब है तो यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई इंटरगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है ना, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग उस सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, जैसे कि इसमें किया गया है, ठीक है। और अगला नोट कर रहा ऑर्डर, ओबे, रिसेंबल, साइन, कंसीडरिंग, पेंडिंग के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसके पहले भी एक रूल बताए थे और यह भी रूल याद रखिएगा कि ऑर्डर, ओबे, रिसेंबल, साइन, कंसीडरिंग और पेंडिंग के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने यूज ऑफ प्रीपोजिशन को देख लिया, समझ लिया। उम्मीद है यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा और एग्ज़ाम में भी आप बेहतर से लिख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और भी अधिक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके भेजते रहें। धन्यवाद।